सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन दिया जाता है प्रीलिम्स में, जिसमें से आधुनिक भारत जो होता है या स्वतंत्रता संघर्ष लगभग 8 क्वेश्चन रहता है। 20 में 8-9 क्वेश्चन जो रखता है वो आधुनिक भारत में रहता है। और ये आधुनिक भारत जो है, अगर हम लोग 3 बुक को करें, फॉलो करें, एक है यशपाल और ग्रोवर एस चांद का, और स्वतंत्रता संघर्ष है बिपिन चंद्र का। ये दोनों को मिला लेने से ही कवर हो जाता है सिलेबस और क्वेश्चन ही पकड़ में आता है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा रहे तो फिर स्पेक्ट्रम का सहयोग लिया जा सकता है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो यशपाल और ग्रोवर का है। यशपाल और ग्रोवर का लगभग 12 चैप्टर है, उसको एक साथ ही कहते हैं। देखो याद होगा 5 वॉल्यूम में इसको बनाया गया, 5 पार्ट में वीडियो बना दिए हैं। उसमें सब चैप्टर जो यशपाल ग्रोवर का इंक्लूड हो जाता है ना। देखा जाए इसको, यहाँ देखो 24 नंबर का चैप्टर है, लिटेन और डिटेन, यहीं से है। याद करने के व्यू से ही लिखे हुए हैं, याद होते जाए। इसमें देखो यहाँ पर है, केवल यहाँ पर शब्द देखते जाना ना। मध्य एशिया, मध्य एशिया क्या, इसका मध्य एशिया की जो घटनाएं हैं उससे प्रभावित होकर के लिटेन को भारत में वायसराय बना करके भेजा गया ना। इसके पहले जो लिटेन था वो उसको मद्रास का गवर्नर बना करके भेजा जा रहा था, लेकिन वह स्वच्छता का बहाना बना करके नहीं आया था पूर्व में। हाँ, लेकिन जब थोड़ा सा वो ट्रेडिशनल मेंटेलिटी का था, माने पुरातन सोच समझ वाला कट्टरता बेसी था। जब मध्य एशिया में देखा कि रूस का प्रभाव बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो उसको भेजा, तो यहाँ पर आ गया ना। इतिहास में इसको ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उपन्यास लिखता था, कहानी लिखता था, निबंध लिखता था, लेख लिखता था। तो वहां पर इसका नाम ओवेन मेरिडिथ लिखता था अपना नाम को। अबाध व्यापार, अबाध व्यापार का मतलब हुआ फ्री ट्रेड जो है। लंका शहर का जो उद्योगपति लोग था वो मुंबई में जो सूती वस्त्र मिल खुल रहा था उससे चिढ़ता था, इसलिए करता था, उन लोग को जलन होता था। तो आयात पर जो टैक्स लगता था उसमें छूट चाहता था वो लोग। यहाँ जो आता था उसमें से कुछ मोटा कपड़ा है, नाम तो लगता है कपड़ा नहीं है, लेकिन नाम कपड़ा का है, चीनी है, लट्टा है, बिस्तूला है। ये कपड़ा का प्रकार है, सूती कपड़ा का, मोटा सूती कपड़ा का है, चीनी है, लट्टा है, बिस्तूला है। इसका आयात पर जो है उसको छूट दिया गया। हालांकि वायसराय जो कार्यकारी परिषद में था वो आयात शुल्क में, इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देने के चक्कर में नहीं था, लेकिन प्रेशर जो है लंका शहर, क्योंकि वहां पर जो सरकार था, वहां का जो सांसद चुनाता था, उसका दबाव पड़ रहा था वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से। अब तब यहाँ का जो गवर्नर जनरल था लिटेन, वो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके आयात में छूट दिलवाया ना इन कपड़ों पर। आयात कर में छूट होने से कपड़ा सस्ता बिकने लगता था ना। वित्तीय सुधार, वित्तीय सुधार जो मेवों का विकेंद्रीकरण का जो नीति था उसको आगे की तरफ बढ़ाया। मेवों का विकेंद्रीकरण वाला नीति को, मेवों का जो आर्थिक विकेंद्रीकरण का नीति है उसको वो आगे की तरफ बढ़ाया। जो प्रांत था उसको भी कुछ पहले अनुदान दिया जाता था, कुछ खर्चा में, प्रशासन का खर्चा अनुदान के रूप में प्राप्त होता था, वो सीधे पैसा कहीं हस्तांतरण किया जाना स्टार्ट कर दिया। वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब खर्च जो है वो केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि सत्ता का अलग अलग है, प्रांत है उसका। यहाँ पर प्रांत तक था ना, आगे आकर के फिर वित्तीय विकेंद्रीकरण में और वृद्धि हुआ है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर है अकाल से सन 1876 से 78 तक वहां पर अकाल जो है पड़ा ब्रिटिश साम्राज्य में। उसमें से मुख्य जिला जो है अकाल वाला, अकाल का जगह का नाम याद कर लो, मद्रास है, बंबई है, मैसूर है, हैदराबाद है। और मध्य भारत के कुछ भाग हुए और पंजाब में जो है वहां पर अकाल पड़ा हुआ था ना। वो अकाल की समस्या पर रिपोर्ट देने के लिए रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। पहला अकाल रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता ना।
उसके बाद राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किया गया था ब्रिटिश संसद से। उसके बाद यहाँ महारानी विक्टोरिया आई, विक्टोरिया को केसर हिंद का उपाधि दिया गया। अब का है कंडीशन बदल गया, इसके बाद जब केसर हिंद का उपाधि दिया गया, इसके पहले तक तो यहाँ भी देसी राजा रजवाड़ा होता था। अब यहाँ का देसी राजा रजवाड़ा भी ब्रिटिश महारानी का अंडर में आ गया। अब यहाँ का जितना भी प्रजा है वो सब ब्रिटिश प्रजा हो गया ना। इसी के दौरान जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के समय में नारा उड़ा दिया गया, जो कि आर्य समाज के नारा, भारत भारतीयों के लिए ना। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 इसके समय में पारित किया गया। पूर्वी भाषाओं पर अच्छे नियंत्रण के लिए अधिनियम भी इसको कहा जाता है, या एंग्लो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। ये अंग्रेजी के अलावा अन्य या यूरोपियन भाषाओं के अलावा अन्य जो भाषाओं में छपने वाला पेपर था उसी के लिए था। मुख्यतः हिंदी हो चाहे बंगाली हो, इस तरह का पेपर पर नियंत्रण करने के लिए था। इसमें अधिनियम में 9 जो है उसके तहत था कि अगर मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि किसी के सामग्री के साथ कुछ इस तरह का सामग्री छपेगा जिससे देशद्रोह की आशंका फैलेगा, तो पेपर वाला से बॉन्ड पेपर पर भरवा लेता था। अब वो बॉन्ड पेपर जो है अगर उस तरह का सामग्री प्रकाशित होता था तो उसको जब्त कर सकता था। अगर फिर भी प्रकाशित हो रहा है उस तरह का सामग्री तो उसका प्रेस का सामग्री को जो है मशीन सबको जब्त कर सकता था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। हाँ, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के द्वारा क्या हुआ कि भारत जो है वो भारतीयों को अब हथियार रखने के लिए, शस्त्र के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। ये तो भारतीयों के लिए है था शस्त्र रखने के लिए, लेकिन इसके साथ ही यूरोपियन अगर शस्त्र रखता था या कुछ अधिकारी वर्ग शस्त्र रखता था तो उसके लिए उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। अन्य इंडियन के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी ना। एक वैधानिक जानपद सेवा, वैधानिक जानपद सेवा जो है देखो 1833 में सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में जाति भेद हटा करके नौकरी जो है दिया जाने लगा, उसमें कंपटीशन नहीं होता था। आईसीएस जो है इंडियन कॉन्वेनियंट सर्विस या भारतीय जानपद सेवा, ये 1853 में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। 1853 में तो स्टार्ट हुआ, लंदन में जाके एग्जाम देना था। 64 में पहला सत्येंद्रनाथ टैगोर मैंने उसमें से चुन करके आए, उसमें चुन करके आए। देखा गया कि बहुत कम छात्र उसमें पास कर रहे, 62 से लेकर के 75 तक में, 1862 से 75 तक में केवल 50 भारतीय ही एग्जाम देने गए, उसमें से 10 का ही सिलेक्शन हो पाया। तो जिस चीज के लिए यहाँ पर अपना अधिकारी वर्ग का कमी को दूर करने के लिए गया था वो हो नहीं पा रहा था, वो नहीं हो पा रहा था। तो सरकार जो है तो कोशिश यही कर रहा था, एक वैधानिक जानपद सेवा या समित्र जानपद सेवा स्टार्ट किया गया था कि कुछ भारतीय जो है उसके माध्यम से आईसीएस का अधिकारी बन करके कार्य करें। लेकिन उसमें भी अपने अधिकारियों में जो ब्रिटिश सरकार का ये था, जो फॉलोअर लोग था, वैसा अधिकारी लोग को इस पद पर नियुक्त करने के लिए वैधानिक जानपद सेवा स्टार्ट किया, जिसमें प्रांतीय सरकार जो है सिफारिश करता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा उसमें पदाधिकारी को चुना जाना था। इसका थोड़ा सा पावर आईसीएस से पावर जो था थोड़ा कम था। अब देखो यहाँ पर जब हुआ, लेकिन ये जो पद, ये जो है इसके आधार पर जो नौकरी पाने वाला लोग था उसका जागृति उतना नहीं था, है ना, उतना कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था। नतीजा हुआ कि बाद में बंद कर दिया गया। तब अंत में विवश होकर के जो लिटन है मैंने 21 से 19 वर्ष उसका उम्र कर दिया गया। जो सामान्य भारतीय हैं वो कम से कम उसमें सर्विस पाए इसके लिए ना। द्वितीय अफगान युद्ध जो है इसके समय में लिटन जो है, द्वितीय अफगान युद्ध हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ना, अफगान युद्ध का अलग से है आगे में, वहां हम लोग पढ़ लेंगे। बिना कारण का युद्ध स्टार्ट हुआ था, कोई फायदा नहीं हुआ था ना, आगे पढ़ा जाएगा। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 है ना, पूर्व में भारत का सचिव रह चुका था, वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहाँ का सांसद का मेंबर था, है ना। और
उसके बाद भारत आया, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर का था। जितना भी गवर्नर जनरल आया है भारत में, उसमें सबसे बेहतर गवर्नर जनरल ही माना जाता है नेचर के मामला में ना। इसका बुक है इस युग का कर्तव्य या द ड्यूटी ऑफ द एज। समाचार पत्र अधिनियम जो था 1878 वाला, उसको रद्द कर दिया। इसके समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया 1881 में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो है 7 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसको फैक्ट्री में काम करना प्रतिबंधित कर दिया। 7 से 12 वर्ष का उम्र का बच्चा जो है उसका काम का घंटा तो निश्चित कर दिया, 11 घंटा निश्चित किया था, 11 घंटा से अधिक नहीं। और जो हैवी मशीन था उसमें बाड़ा लगाना जरूरी था, घेरा जब लगाना जरूरी था। तीन महत्वपूर्ण यही चीज है इसमें प्रथम फैक्ट्री एक्ट में। आर्थिक विकेंद्रीकरण 1882। आर्थिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो है यह थोड़ा सा आगे बढ़ाया नियमों का आर्थिक विकेंद्रीकरण को। ग्राम स्तर पर ग्राम बोर्ड, नगरों में नगर पालिकाएं, ये सब का ही करके, और कुछ लोगों को उपकर लगाने का भी छूट दिया है ना। लाइट उट का व्यवस्था नगर पालिका कर सकता था। जिला स्तर पर तहसील बोर्ड, ये सब का स्थापना करके कुछ अधिकार उन लोग को भी दिया, ठीक है ना। आर्थिक 1882। स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव, यही वो वाला है, नगर पालिका बोर्ड बनाया, ग्राम बोर्ड बनाया, तहसील बोर्ड बनाया ना। शिक्षा में सुधार, शिक्षा में सुधार लाने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए 1882 में हंटर कमेटी का स्थापना किया। हंटर कमेटी को जो है उसको 1884-54 का उच्च डिस्पैच के बाद जो भी परिवर्तन हुआ था शिक्षा में, उसी का करने के लिए, जांच करने के लिए क्या प्रगति हुआ, नहीं प्रगति हुआ, क्या प्रगति होने का जरूरत है, इसके लिए हंटर शिक्षा आयोग का स्थापना किया। ये हंटर शिक्षा आयोग जो है, जो रिपोर्ट दिया उसके अनुसार जो था ग्राम स्तर पर जो शिक्षा था वो स्थानीय बोर्डों को सौंप दिया जाना था। माध्यमिक शिक्षा इस रूप में देना था कि एक तरफ जो है प्रवेशिका में प्रवेश कर सकता था, दूसरा तरफ जो है व्यवसाय, मतलब 2 तरह का विद्यार्थी तैयार करना था। एक विद्यार्थी जो है जिसको आगे पढ़ना था ऊपर, उसको उस रूप में शिक्षा दिया जाए। जिसको आगे नहीं पढ़ना था उसको उसे कार्य के बारे में शिक्षा दिया जाए, व्यवसायिक शिक्षा दिया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं था, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में इसको देने के लिए कहा ही नहीं गया था ना। अब देखो इल्बर्ट बिल का विवाद है ना। इल्बर्ट बिल क्या है ना कि देखो वहां पर जो प्रेसिडेंसी नगर होता था, प्रेसिडेंसी नगर में जो मजिस्ट्रेट होता था, वो मजिस्ट्रेट जो होता था यूरोपियन का और इंडियन का दोनों का मुकदमा सुन सकता था। प्रेसिडेंसी नगर में जो मजिस्ट्रेट होता था, और जिला जज या सेशन जज जो होता था वो केवल भारतीयों का ही मुकदमा सुन सकता था, अगर इंडियन है तो, अंग्रेज का नहीं। अंग्रेज अगर न्यायाधीश था तो दोनों का मुकदमा सुन सकता था। हुआ क्या कि किशोरी लाल गुप्ता, बिहारी लाल गुप्ता या किशोरी लाल गुप्ता है, वो मजिस्ट्रेट थे प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। तो मैंने यूरोपियन का भी मुकदमा सुनते थे और इंडियन का ही मुकदमा सुनते थे। उनका पर ट्रांसफर हो गया कहीं बाहरी इलाका में, तो बाहरी इलाका में जब जिला जज बन करके हो गए, उनका प्रमोशन भी हुआ, तो उनको ना ये अधिकार से वंचित हो गए। इस अधिकार में उनको नहीं मिला कि अब यूरोपियन का मुकदमा सुन सकते थे। तो फिर वो जो है लिखें, गवर्नर जनरल को लिखें कि हमको मैंने प्रमोशन होने के बाद, दुनिया में कैसा कानून है, प्रमोशन होने के बाद अधिकार बढ़ता है, हमारा तो और अधिकार में कटौती हो गया। तो उसी में गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद में इल्बर्ट जो थे वो इस तरह का बिल लाए कि जिस तरह से यूरोपियन इंडियन का भी मुकदमा सुन सकता है, उसी तरह से अगर इंडियन है तो भी यूरोपियन का मुकदमा का सुनवाई कर सकता है। इस बिल का सबसे अधिक विरोध अंग्रेजों द्वारा किया गया। नतीजा हुआ कि रिपन को झुकना पड़ गया, और रिपन झुका तो इस बिल को तो वापस नहीं लिया गया, लेकिन साथ में कंडीशन जोड़ दिया गया कि अगर इंडियन न्यायाधीश है तो फैसला जो है जूरी के आधार पर होगा। जूरी की संख्या 12 होगी, जिसमें 7 जो है वो यूरोपियन रहेगा। ठीक है, ये हो गया बिल का, इस खत्म हो गया। मैसूर का अध्ययन, मैसूर को ले लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था 31 में। लेकिन जब जांच हुआ रिपन के समय, पता चला कि जो कारण बताया गया वो बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। नतीजा हुआ कि जो मैसूर है फिर से उसका पुराना राजवंश को दे दिया गया ना। उसके बाद रिपन का त्याग पत्र
यहाँ से भारत का सेना को मिस्र की तरफ जाना था और खर्चा भी यहीं भारतीयों को ही देना था। इसे नाराज हुआ रिपन और इस्तीफा देकर के वापस चला गया, जब कभी कार्यकाल उसका समाप्त नहीं हुआ था तभी। अगर लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा ना, ये आया यहाँ पर तो 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्ष, बहुत सारा सुधार किया ना। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया। 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया रैले की अध्यक्षता में। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, यही वाला 1902 का जो रैले का आयोग का जो सिफारिश था उसके आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया ना। आर्थिक सुधार भी ये बहुत सारा किया ना। 1899 और 1900 में दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था ना, तो अकाल आयोग का गठन किया था मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया था, है ना। अच्छा, इसके अलावा सिंचाई आयोग बनाया था, मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया था। झेलम नहर का जो काम था उसको पूरा किया नहर बनने के लिए। इसके अलावा उत्तरी झेलम, उत्तरी चिनाब, है ना, और बारी दो जो नहरें थी उनका काम फिर से स्टार्ट करवाया ना यहाँ पर। और साथ में पंजाब भूमि अन्यायकरण अधिनियम पारित किया, एलाइनेशन एक्ट पारित किया, जिसके तहत अब कृषक की भूमि जो है गैर कृषकों का हस्तांतरित होना बंद हो गया ना। अब किसान है तभी किसान का भूमि खरीद सकता है। 1900 में पारित हुआ था ना। 1904 में सहकारी उधार समिति का स्थापना किया, कृषक लोगों को कुछ उधार मिलना प्रारंभ हो गया ना। वाणिज्य और उद्योग का एक नया विभाग स्टार्ट किया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसी के समय में स्टार्ट हुआ ना। 1899 में भारतीय टंकन एवं पत्र मुद्रा सैनिक सुधार पत्र मुद्रा अधिनियम जारी किया। अब जो है भारतीय मुद्रा भी ग्राह्य हो गया ना, एक्सेप्टेबल हो गया। पाउंड में उसका नाम है 15 पाउंड के बराबर, 15 रुपये के बराबर 1 पाउंड, है ना। और उसको लेकर के आगे मैंने जो आगे बढ़ने का आगे में जाकर के जो पाउंड और रुपया का जो कन्वर्ट हो रहा था वो भी बंद हो गया। स्टैंडर्ड में वही रहा, सोने का रहा ना, गोल्डन स्टैंडर्ड रहा, उसी से कुछ समय तक चला, फिर बंद हो गया था। लेकिन पारित उसी समय हुआ था, है ना, पत्र मुद्रा अधिनियम। सैनिक सुधार, सैनिकों में सुधार, हालांकि जो सैनिक में सुधार किया गया था वो इसका समय था, लेकिन किचनर जो सेनापति था उसके द्वारा सुधार किया गया था। सेना को 2 कमान में बांटा गया, उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान। उत्तरी कमान का जो है, उत्तरी कमान का मरे में जो था, मरे में उसका कार्यालय था और प्रहार केंद्र पेशावर था, और दक्षिणी कमान जो है पूना था और उसका प्रहार केंद्र क्वेटा था ना। क्वेटा में ही सैनिकों अधिकारियों को प्रशिक्षण करने के लिए कॉलेज का भी खोला ना। कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 पारित किया। अब वहां पर मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। नगर निगम जो है, जो ये था सदस्यों की संख्या, भारतीय सदस्यों की संख्या कम और मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक। नतीजा हुआ कि अंग्रेज लोग का वहां पर नगर निगम में बेसी संख्या हो गया, है ना। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया और इसी के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी स्थापना हुआ। 50,000 पाउंड जो है उस पर पुराना का रख रखाव के लिए पैसा भी निर्गत किया था ना। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ बंगाल का विभाजन ना। बंगाल का विभाजन के लिए जो था उसमें बंगाल जो है वो उसका पॉपुलेशन करीब 8 करोड़ था। ये 8 करोड़ में पूर्वी बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल में आज का जो बांग्लादेश है ना, जिसमें राजशाही, चटगांव और ढाका 3 गो डिस्ट्रिक्ट, 3 गो चुना जा करके उसका सब डिवीजन था, 3 डिवीजन। इसके अलावा असम का क्षेत्र था, वहां मिलाकर के पूर्वी बंगाल बनाया, और पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और आज का जो बंगाल है उसको मिलाकर के बनाया ना। पूर्वी बंगाल जो था उसका पॉपुलेशन 3,10,000 था, उसमें से 1,80,000 जो है मुस्लिम और हिंदुओं की जनसंख्या 1,20,000 था ना। तो जो विभाजन किया था वो विभाजन उसका जो था वो बोल तो रहा था प्रशासनिक आधार पर, लेकिन प्रशासनिक आधार पर ना होकर के उसका विभाजन जो है वो धार्मिक आधार पर किया कर रहा था। विरोध हुआ, फिर 11 में जाकर के बंद हुआ, है ना। अब देखो उसका विदेश नीति जो था कर्जन का,
करजन का विदेश नीति में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। करजन किचनर विवाद हुआ, करजन और किचनर विवाद हुआ ना, हमेशा वहां पर जो होता था माने गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी में दो ठो मेंबर, एक ठो होता था सैनिक सदस्य और एक ठो सेनापति होता था। सैनिक सदस्य जो होता था उसका मंत्रणा करना काम होता था। कुछ भी चीज पर जो सैनिक सदस्य होता था उसी से मंत्रणा करता था गवर्नर जनरल या वायसराय, और जो सेनापति होता था उसको नेग्लेक्ट करता था। नतीजा होता था सैनिक यही था, सेनापति जो था वो हमेशा अपोज करता था इसको, क्योंकि माने एक ही रहना चाहिए सेनापति, सैनिक सदस्य नहीं होना चाहिए। हम जो बोलेंगे वही हुआ कि तिब्बत शिष्टमंडल भेजा जाना था, उसमें चेंजिंग कर दिया सैनिक सदस्य, किचनर जो है घुसा दिया वहां पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिख के करजन दिया, लेकिन वहां पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। तो सोचा कि हमरा का इंग्लैंड का सरकार का भरोसा नहीं रह गया है, इस्तीफा देकर के यहाँ से चला गया ना। अब देखो ठीक है, अब देखो आंग्ल अफगान संबंध 26वां नंबर चैप्टर है ना। देखो अफगान जो है अफगानिस्तान में तैमूर शाह दुर्रानी 1793 में मर गया, उसका 23 ठो बाल बच्चा लोग था, तो आपस में लड़ने लगा उत्तराधिकारी के लिए। वहां का राजा को अमीर बोला जाता था। तो ये जो था शाह शुजा वो सफल हुआ, वो 1803 से लेकर के 9 तक वहां का शासक बना हुआ था। फिर बाद में फिर और एक आध चेंज हुआ, एक उतरता था दूसरा ट्रक बैठता था। अंत में ना दोस्त मोहम्मद को वहाँ का जो धार्मिक नेता और मुल्ला लोग जो था वो बनाया, दोस्त मोहम्मद को ही वहाँ का अमीर बना दिया ना। शाह शुजा जो है आ गया लुधियाना में आकर के पेंशनर बन के अंग्रेजों का रहना स्टार्ट कर दिया ना। अब देखो दोस्त मोहम्मद जो है उसे अंग्रेज लोग जो है कह रहा था कि रूस जो है सोवियत रूस की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बैठा, लेकिन वो दोनों तरफ बैलेंस लेकर के चल रहा था। बर्न्स को भेजा यहाँ से, बर्न्स जो है ऑकलैंड था ना उस समय, बर्न्स को भेजा कि मैंने देखने के लिए दोनों तरफ का कॉम्बिनेशन का है लेकर के जा रहा है, रूस को मना करने के लिए, उसको उधर से बढ़ाने कि उधर से बढ़े नहीं। लेकिन दोस्त मोहम्मद जो है ठीक से रिस्पांस नहीं दे रहा था, तो ऐसा स्थिति में ऑकलैंड जो है अग्रगामी नीति अपनाया ना, आगे बढ़ करके लड़ने वाला। नतीजा हुआ वहां गया, वहां जाने के बाद दोस्त पहले क्या किया कि शाह शुजा, महाराजा रणजीत सिंह और दो अंग्रेज लोग एक त्रिकूट बनाया। यही हुआ कि शाह शुजा को हथियार दे करके मदद किया जाए, और मदद देने का नतीजा होगा कि शाह शुजा वहां गद्दी पर बैठ जाएगा ना। ब्रिटिश फौज जो है फारस के खाड़ी में भी पहुंच गया है ना। रूस जो है उसका जो वहाँ प्रतिनिधि मंडल था वो वापस बुला लिया, जब देखा कि दबाव बढ़ रहा है तो अपना प्रतिनिधि मंडल को रूस जो है अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। लेकिन फिर भी ऑकलैंड जो रहा कि हमारा जो अपना नीति बनाया है शाह शुजा को बैठाने के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अंग्रेजी सेना जो है वहाँ प्रवेश किया, शाह शुजा आगे नेतृत्व कर रहा था। प्रवेश करने के बाद जो है दोस्त मोहम्मद जो है हथियार डाल दिया, शाह शुजा को अमीर घोषित कर दिया गया। लेकिन वहाँ का जो पब्लिक था वो शाह शुजा को पसंद नहीं, वो जबरदस्ती थोपा हुआ चीज को लोग बर्दाश्त नहीं करने वाला अफगानी लोग होता था। नतीजा हुआ कि शाह शुजा के पास कुछ सेना वहां पर रख दिया गया, बर्न्स था, एल्फिंस्टन था, मैकमिनाट था, ये लोग जो था रह गया वहीं पर, और बाकी सेना वापस आ गया। जब बाकी सेना जैसे वापस आया तो 4000 के करीब ब्रिटिश सेना था, और ये जो एल्फिंस्टन था, बर्न्स था, मैकमिनाट था, ये लोग सबका हत्या कर दिया वहाँ का अफगानिस्तान का जो पब्लिक था, और सभी हथियार लूट लिया है ना। नतीजा हुआ कि ऑकलैंड का जो ये नीति जो रहा वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा ना, अग्रगामी नीति ना। यहाँ पर देखो अब जॉन लॉरेंस की कुशल आक्रमणता नीति एडिनबरो से लेकर के है ना नॉर्थ तक जितना भी अंग्रेज वायसराय हुआ उस सब का सब, अब उसके बाद में अफगानिस्तान के संबंध में कोई भी
माने कोई भी अग्रगामी नीति के बारे में नहीं सोचता था। उसका जो स्थिति था उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया गया, कोई भी वहां पर इंटरफेयर नहीं करता था ना। सभी जॉन लॉरेंस जो है वो भी कोई वहां पर इंटरफेयर नहीं, किसी को कुशल अकर्मण्यता का नीति कहा जाता है ना। माने कोई अमीर बना, चल भाई तुम ठीक है, दूसरा अमीर बना, तुम भी ठीक हो अमीर, माने मान लेता था लोग और वहां कोई इंटरफेयर नहीं करता था ना। एडिनबरो से लेकर के नागपुर तक का सभी गवर्नर जनरल यही किया। फिर देखो लीटन और डीटी अफगानी, लीटन आया तो फिर से नीति में चेंज कर दिया है ना। लीटन जब आया तो फिर से अग्रगामी नीति अपना बनाया। उस समय शेर अली वहां का था, शेर अली पर अपना किया। जब लीटन के समय में जब ब्रिटेन की महारानी यहाँ पर को कैसर हिंद का उपाधि दिया, उस समय उसको भेजा गया। लीटन जो है वो सोचा कि अफगानिस्तान को भी दायरा में ले, प्रतिनिधिमंडल शेर अली के पास भेजा, लेकिन प्रतिनिधिमंडल को स्वीकार, शिष्टमंडल को स्वीकार नहीं किया शेर अली। नतीजा हुआ कि लीटन उस पर आक्रमण करने के बारे में सोचा, फिर अग्रगामी नीति अपनाया है ना। वहां पर ब्रिटिश सेना वहां गया, शेर अली जो है ब्रिटिश सेना वहां पर गया, शेर अली जो है तुर्कमेनिस्तान भाग गया। शेर अली का तुर्कमेनिस्तान भागने के बाद याकूब खान उसका बेटा था, उसके साथ गंडमक की संधि किया गया ना। गंडमक की संधि किया गया, याकूब खान का समर्थन में सेना रख दिया गया, सेना का भी वही हाल हुआ जो कि क्रिश्चियन वंश का हाल हुआ था, वो भी वहां पर मारा गया, उसका भी हथियार किया, सैनिक उनिक सबको दफन कर दिया। उसके बाद उसके अफगानिस्तान के संबंध में कोई भी अग्रगामी नीति कभी नहीं लगाया गया ना। अब उत्तर पश्चिमी सीमा है ना, उत्तर पश्चिमी सीमा का एक सीमांकन, एक वैज्ञानिक सीमा होने के लिए ब्रिटिश लोग हमेशा तत्पर रहता था कि हम लोग का नॉर्थ वेस्ट जो है उत्तर पश्चिमी जो कहा उसका सीमा का होना चाहिए ना। पामीर का पठार से लेकर के है ना अरब सागर तक लगभग 1200 किलोमीटर का एरिया है जहाँ हिंदुकुश पड़ता है ना, जिसमें कि 5 को तुमने जाकर के दर्रा है, खैबर है, कुर्रम है, टोकी है, गोमल है, बोलन है, यही प्रदेश का मार्ग है वहां पर ना। इसी को वैज्ञानिक सीमा के रूप में अंग्रेज लोग जो है वो निश्चित करना चाहा है ना। वही निश्चित भी हुआ लेंसडाउन के समय में, डुरंड 1893 में लेंसडाउन के समय में डुरंड को भेजा गया, वही वहां पर उसका निर्धारण किए उस सीमा को, और एक नया उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन किया गया और वहां पर एक आयुक्त जो है कमिश्नर रैंक का अधिकारी को तैनात कर दिया गया ना। अगर भारतीय रियासतें जब अंग्रेज लोग था तो कुल भारतीय रियासतों की संख्या 562 थी, कुछ रियासतें काफी बड़ी थी है ना, लगभग 1 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन वाला, और जिसका इनकम 8 करोड़ 8.5 करोड़ होता है, हैदराबाद ना। अब कुछ एकदम छोटी थी है ना, जैसे बिलवाड़ी है, बिलवाड़ी जो था उसमें केवल 27 आदमी रखता था वहां पर पॉपुलेशन, और इनकम जो था वो 8 रुपया सालाना इनकम, ठीक है ना। ऐसा कुल 562 है। अब जो अंग्रेज लोग जो था, जो रियासतों के साथ जो संबंध था, उसके लिए अंग्रेज लोग का नीति को 5 चरणों में बांटा जाता है ना। पहला जो है तुम्हारा जाकर के पहला है समानता के लिए संघर्ष, या 1700 ये नीति है 1740 से 1765 थी। समानता के लिए संघर्ष का जो है देखोगे कि वहां पर जो ये था, इसको अभी तक अंग्रेज जो है इसके पहले तक 1740 के पहले तक व्यापारिक कंपनी ही था, थोड़ा सा उसका अपना नेचर स्वभाव कंपनी से लेकर के रियासत की तरफ परिवर्तन होने में जो उसका लगा, जिस तरह से रियासत है वैसे वो भी रियासत के इक्वल आने के लिए सबसे पहले यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में डुप्ले जो है वो कुछ न कुछ भूमि प्राप्त करता था भारतीय राज्यों के आपसी झंझट का फायदा उठा करके। अंग्रेज लोग भी वही करना स्टार्ट किया। 1751 में कर्नाटक के आरकाट में सफल भी हुआ है ना, फिर 1757 में पलासी में सफल हुआ, फिर 64 में सफल हुआ, बक्सर का युद्ध में सफल हुआ। नतीजा हुआ कि 1765 में इसको दीवानी का अधिकार मिल गया भारत का सम्राट शाह आलम द्वितीय का। तो जैसे दूसरा तुम्हारा जाकर के सूबेदार होता था, दीवान होता था किसी भी रियासत में, और सूबेदार जो होता था भारत का जो सम्राट होता था है ना, उसके द्वारा। उसी तरह से अंग्रेज लोग का नियुक्ति जो है दीवान के रूप में हुआ, मतलब दूसरा रियासत और अंग्रेज इक्वल हो गया ना। दूसरा जो है घेरे की अथवा मध्य राज्य की नीति 1765 से 1813 है ना।
घेरे की अथवा मध्य राज्य की नीति। अब जहां पर इसका रियासत कायम हो गया, उसका अगल बगल का क्षेत्र पर अपने पे डिपेंड राजाओं को घेरा में लाना था कि किसी जैसे अफगान का अगर आक्रमण होता है तो वो झेलेगा जो घेरा में है, अगल बगल का जो राज्य है, हम उसको अपना सेना उना से मदद देंगे, है ना। और या मराठा का आक्रमण है तो उस पर होगा, हम बचे हुए रहेंगे, हमको डायरेक्ट नहीं लड़ाना। तो दूसरा चरण जो था वही वाला नीति रहा इसका, घेरे की नीति 1765 से 1813 तक ना। उसके बाद है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 तक ना। अधीनस्थ पार्थक्य माने जो रियासत घेरा में जो आया था अब उसको अपना अधीन बनाना था ना, अधीन बनाना था। ये नीति के तहत 1813 से लेकर के 1857 तक 1833 के चार्टर्ड का एक्ट में जो था अंग्रेज लोग का 1833 का चार्टर्ड एक्ट में था कि अब अगर भारतीय रियासत जो है उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार अगर है, राजा चेंज हो रहा है रियासत का, तो उसके लिए अंग्रेजों को से अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। ये 33 के चार्टर्ड एक्ट में था। अब उसको मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। इसके आधार पर ना उत्तराधिकारी नहीं रहने के चलते 31वें मैसूर का हड़प लिया या कोई आरोप है ना, उत्तराधिकारी नहीं कोई और भी आरोप ना, लेकिन परमिशन लेना है जब दूसरा राजा चेंज करेगा तो उसके आधार पे 31वें मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ले आया। हालांकि बाद में इसको मुक्त कर दिया ना रिपन के समय में, पुराने बालक को फिर से बैठा दिया। 32 में कचार को, 34 में कुर्ग को, 35 में जैंतिया को, 39 में करनूल और मांडवी को, 40 में कोलाबा और जालौन को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कर दिया गया। इसी के तहत ना जो अनुमति लेकर के देना था उत्तराधिकारी में नहीं दिया, उसको ब्रिटिश साम्राज्य में ले लिया ना। अब इसका जो चौथा जो नीति जो था वो 3 गो हो गया, समानता के लिए संघर्ष, दूसरा घेरे की अथवा मध्य है, तीसरा अधीनस्थ पार्थक्य का नीति है, चौथा है क्राउन के अधीन रियासत या अधीनस्थ संघ की नीति, है ना। अब देखो क्राउन के अधीन 1858 में तो क्राउन का शासन भारत में हो गया। अब जो है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ना। अब इसमें जो है जो राजा उजा था, ठीक है ना, उन लोग के लिए एक संघ था, सब मिल करके अगर कोई विपत्ति 57 में तो हुआ, 57 का विद्रोह में बहुत सारा राजा लोग जो था वो बहुत सारे सब राजा लोग मिल करके माने विद्रोह को दबाता था ब्रिटिश साम्राज्य के साथ है। तो उसी के लिए ये नीति था कि अधीनस्थ संघ की नीति के अंतर्गत अगर कुछ तरह का विद्रोह हो तो राजा और ब्रिटिश जो है मिल करके उस विद्रोह का दमन करना था, उसको रोकना था या विद्रोह नहीं होना था। इसमें और एक तो आगे बढ़ करके स्टार्ट हुआ नरेंद्र मंडल ना, अधीनस्थ संघीय नीति के अंतर्गत नरेंद्र मंडल जो है नरेंद्र का मतलब होता है भारत में राजा को नरेंद्र कहा जाता है, निपेंद्र कहा जाता है, नरेंद्र कहा जाता है। तो इसका एक संघ बनाने के लिए उठा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में दिया गया था ना। उसके तहत 1921 में नरेंद्र मंडल का स्थापना किया गया था। ये नरेंद्र मंडल का स्थिति वही था कि ये लोग के लिए कोई डिमांड के लिए जो था डिमांड और ब्रिटिश साम्राज्य का 18 में तो जाकर के क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो सबको मिल करके ब्रिटिश पर अगर कोई विपत्ति आता तो उसके लिए इन लोग को साथे खड़ा होना था और साथ में अगर इन लोग के साथे अगर कुछ सहूलियत चाहिए था साथे मांगता जिसमें ब्रिटिश सरकार जो है वो सहानुभूति पूर्वक विचार करता, मैंने मिलजुल कर काम करने के लिए नरेंद्र मंडल याद रखना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में था 21 में इसको था। ये प्रिंस लोग जो था उसी का संगठन था, ब्रिटिश द्वारा बनाया गया ना। तीन तरह का यहाँ पर राजाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था ना। 1905 में सहकारिता नीति, 1905 का सहकारिता नीति अधीनस्थ अलगाव की जगह है ना उसको लेकर के इंक्लूड करना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में नरेंद्र मंडल का प्रस्ताव था। 1927 में भारतीय रियासत समिति बनी थी या बटलर समिति का गठन किया। रियासतों की जो समिति थी उसी को बटलर समिति कहा जाता था। और बराबर के संघ की नीति 35 से लेकर के 47 तक। बराबर का संघ का मतलब है एक अखिल भारतीय संघ का स्थापना करना था जिसमें कि ब्रिटिश प्रांत है ना, उसमें 11 प्रांत था, 6 गो कमिश्नरी क्षेत्र और जो 562 को ये जो था
देशी राजा रजवाड़ा, इन सबको मिला करके एक संघ का निर्माण करना था, लेकिन देशी राजा रजवाड़ा इसके लिए तैयार नहीं हुए और एक बराबर की संघ की नीति सफल नहीं हुआ ना। उसके बाद देश आजाद हुआ। देश के आजादी के बाद रियासत मंत्रालय बनाया गया, जिसके प्रमुख वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें से अधिकांश रियासत जो है भारत में सम्मिलित हो गया। केवल 3 रियासत जो है वो सम्मिलित नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर जो है 1947 अक्टूबर में ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया। जूनागढ़ 1948 में वोटिंग के द्वारा आया गया और हैदराबाद जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा वो भी 48 में भारत में सम्मिलित कर लिया गया ना। अब देखो भारत में शिक्षा की वृद्धि और विकास है ना। 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1791 में डंगन द्वारा संस्कृत विद्यालय बनारस में स्थापित किया। 1813 में शिक्षा पर 1 लाख रुपया है ना शिक्षा के विकास के लिए। 1800 में बेलजरी द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज नागरिक सेवा में प्रशिक्षण के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया ब्रिटिश में। हालांकि सफल नहीं हुआ क्योंकि अत्यधिक खर्च पड़ रहा था। फिर गरीब जाकर के वहीं पर इंग्लैंड में इसका हेल्सबरी में ही प्रशिक्षण लिया जाने लगा ना, यहाँ बंद कर दिया गया। उसके बाद राजा राम मोहन राय जो है वो पहला पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। सरकार ने 3 संस्कृत कॉलेज खोला है ना, आगरा में, कलकत्ता में और बनारस में है। आगरा, कलकत्ता और बनारस में 3 को संस्कृत सरकार के द्वारा खोला गया। अब है आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल प्राच्य विवाद के अंतर्गत क्या है ना, अब भारतीय को शिक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए 10 को लोक शिक्षा समिति का वहां पर 10 मेंबर था। 5 को प्राच्य विद्या के रूप में और 5 को जो है अंग्रेजी पाश्चात्य विद्या का समर्थक था। जेम्स प्रिंसेप जो था वो प्राच्य विद्या का समर्थक था और 5 को जो आंग्ल विद्या का जो समर्थक था उसको बन मिल गया मेकाले का। मेकाले जो था वायसराय का कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित था, है ना। वो भी पाश्चात्य शिक्षा को ही प्रमोट किया। बोला कि एक यूरोप का एक पुस्तकालय जो है वो भारत का और अरब का जितना भी ग्रंथ है सबसे बेहतर है ना, उसके अनुसार। या फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया, मैंने जैसे ऊपरी तबका को शिक्षित करो, ऊपरी तबका जो शिक्षित होगा तो भारतीय जो होते हैं ऊपर वाला तबका को देख करके फॉलो करते हैं। तो जैसे ऊपर में शिक्षित होगा धीरे धीरे रस करके नीचे होगा, एक दिन पूरा भारतीय जो है रूप रंग से इंडियन होगा। और बुद्धि विचार जो है रूप रंग से भारतीय होगा, बुद्धि विचार से जो होगा वो अंग्रेज होगा ना। तो इसी के चलते पाश्चात्य शिक्षा का को अपनाया ही तुम्हारा आंग्ल प्राच्य विद्या के बाद इसको बोला जाता है मेकाले, है ना। लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति जो है भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है ना। अब देखो उसके बाद है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी प्रांत में जेम्स टॉमसन, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है आज का यूपी जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत था, वहां पर शिक्षा जो है स्थानीय भाषा में देना था, है ना। और क्षेत्र नीति और विज्ञान का पढ़ाई भी स्थानीय भाषा में यूपी एरिया में करना था ना। 1854 का वुड का डिस्पैच, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। ये प्रत्येक जिले में स्थानीय भाषा में देना है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, और प्रत्येक जिला में एक एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल खोलना था, है ना। और तीनों प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय और हर विश्वविद्यालय में एक कुलपति, एक उपकुलपति और सीनेट, है ना था। और 5 प्रांतों में एक एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति करनी थी, है ना। ये सब दिया हुआ था इसमें। हाँ, हंटर शिक्षा आयोग 1882-83, हंटर शिक्षा आयोग जो है वो पहले भी पढ़ा चुके हैं, हंटर शिक्षा आयोग वहां पर, है ना। उसके समय में ना हंटर शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित नहीं था, उधर दिए हुए पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था, यह गजन के समय में पारित किया गया था ना। इसमें जो विश्वविद्यालय का सीनेट था उसमें मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, फिर से अंग्रेज लोग का जो है इसमें पावर बढ़ गया था ना। 21 फरवरी 1913 को शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव लाया गया ना। यहाँ पर बड़ौदा का
जो गायकवाड़ लोग था, अपने ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ले आया था। उसी पर डिमांड होने लगा कि भारत में भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक स्तर पर होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार जो है वो अनिवार्य शिक्षा की जगह अनिवार्य शिक्षा को नहीं लेकर के सीधे जो है भारत सरकार वो निरक्षरता समाप्त करने के लिए अधिसूचना जारी किया ना। उसके बाद है सैडलर आयोग 1917 में विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए सैडलर आयोग का स्थापना किया गया था ना। 21 फरवरी 1913 वाला हो गया। चलो, इस सैडलर आयोग है 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के सुधार के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था ना। इसमें 2 भारतीय मेंबर था, एक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरा जो थे जियाउद्दीन अहमद थे ना। ये 12 वर्ष के शिक्षा के बाद जो स्नातक होता था, स्नातक का जो था वो 3 वर्ष का है, माने 3 वर्ष में ऑनर्स और पास कोर्स दोनों। ठीक है। उसके बाद है 1919 के सुधार के अधीन भी है, हम लोग को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में भी इसमें दिए हुए थे। उसके बाद हार्टोग समिति 1929 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है उसका स्थापना किया गया था 1929 में। हार्टोग समिति भी शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट दिए हुए था। उसमें भी मरीसा विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुधारने के लिए था। शिक्षा का वर्धा योजना जो था उसमें तुम्हारा जाकर के कोई अंसारी थे, उनका हरिजन में निकला हुआ था, शिक्षा के संबंध में लेख प्रकाशित किए थे और उसमें शिक्षा का योजना दिए थे। जो पहले का गुरुकुल वाला जो सिस्टम था कि उसमें उत्पादन कार्यों को हाथ से तैयार हुआ कार्यों के बारे में शिक्षा देना था और उसका जो पेमेंट होता उसको बिकने से जो इनकम होता उसी इनकम के द्वारा शिक्षक का वेतन दिया जाता ना। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेसी सरकार जो है वो इस्तीफा दे दिया गया, इस योजना का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ना। उसके बाद शिक्षा का सार्जेंट योजना 1944-45 में किया गया। इसके तहत जो है 40 सालों में शिक्षा में कायापलट लाना था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 16 साल कर दिया गया ना। उसके बाद है राधाकृष्ण आयोग के संबंध में यूजीसी का दिया गया था स्थापना करने के लिए। और राधाकृष्ण आयोग के मैंने जो राधाकृष्ण आयोग में जो दिया गया था कि विश्वविद्यालय को मैंने नियम कानून बनाने के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होना चाहिए, तो उसके आधार पर 1953 में यूजीसी का गठन किया गया ना। अब है 64 से 66 कोठारी शिक्षा आयोग, ये आजादी के बाद फिर 86 में आया, फिर 2020 में आया, ये अलग से पढ़ लिया जाएगा ना। अब देखो है आगे का धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलन ना। इसमें पहला है ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बहुत सारा हिंदू धर्म में कुरीति आ गया था। हालांकि राजा राम मोहन राय जो थे तो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित जरूर थे, लेकिन अपने जीवन भर हिंदू धर्म को ही मानते रहे। यहाँ तक कि ये पवित्र संस्कार को धारण करते थे, जनेऊ उन्हें भी। 1833 में जब उनकी लंदन में मृत्यु हो गई है ना, तब तक वो इस कर्म को करते रहे ना। लेकिन हिंदू धर्म में जो कुरीति आया हुआ था है ना, वो कुरीति के दूर करने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। इसी में सबसे पहले ब्रह्म समाज का स्थापना की है 1828 में ना। ठीक है ना, ब्रह्म समाज। इसमें जो हिंदू धर्म में जितना भी गंदगी था उसको साफ करना था। उनका विचार भी था ऐसे भी। ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म में अब ईसा मसीह जो है उनका देवत्व को स्वीकार नहीं करते थे। हिंदू धर्म में भी उसी तरह से मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, ये सब जो कर्मकांड था उसको स्वीकार नहीं करते थे ना। दोनों अस्वीकृत था उनके द्वारा ना। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज जो है बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उसको बढ़ाया गया। प्रमुख ट्रस्टी देवेंद्रनाथ टैगोर ही थे, उनके द्वारा उसको फैलाया गया। बेसी फैलाने का काम जो हुआ वो हुआ केशव चंद्र सेन के द्वारा ना। केशव चंद्र सेन जब आया तो उसको वहाँ कलकत्ता बंगाल के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ब्रह्म समाज को फैलाव किया ना। लेकिन केशव चंद्र सेन जो है
वो अपना जो जो धर्म सभा होता था उसमें केवल हिंदू धर्म का पाठ न करके अन्य धर्मों को भी पाठ के, पारसी का भी पाठ करने लगे, ईसाई का भी पाठ करने लगे, मुस्लिम का भी पाठ करने लगे। नतीजा हुआ कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो एकमात्र ट्रस्टी वही थे, केशव चंद्र सेन को हटा दिए ना, आचार्य थे उनको हटा दिए। तो केशव चंद्र सेन जो है आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया, ठीक है ना। लेकिन आदि ब्रह्म समाज में वो अपने बाल विवाह प्रथा के अगेंस्ट में थे, लेकिन अपना ही पुत्री कुछ बिहार का, अपने ही पुत्री 13 वर्ष की थी, उसका कुछ बिहार का राजा के साथ शादी कर रहे थे। नतीजा हुआ कि उनका जो फॉलोअर था उनको छोड़ करके साधारण ब्रह्म समाज है ना, देवेंद्रनाथ नहीं, साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किया है ना। उनका जो ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज इतिहास का पन्ने में खो गया ना। महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर के प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया, ठीक है ना। अब देखो आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना जो है उसका करने वाला, आर्य समाज का स्थापना जो है दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। उनके गुरु का नाम गिरिजानंद थे, उन्हीं के विचारों को अपना आगे बढ़ाया। उनका बुक है सत्यार्थ प्रकाश। गिरिजानंद भी जो है अखंड खंडन पताका फहराए थे, वेदों का खंडन, वेदों के बारे में बताने के लिए और इसमें आया हुआ जो कुरीति था उसको दूर करने के लिए ना। उनका नारा था दयानंद सरस्वती का, वेदों की ओर लौटो, है ना। वेदों की ओर लौटो मतलब वैदिक काल की ओर लौटो नहीं, बल्कि वेदों की ओर लौटो का मतलब कि वेद के बारे में जो दिया हुआ है थॉट उसका पालन करो, ठीक है। हो गया। अगर ये हो गया आर्य समाज भी है। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद है ना, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी 1850 में थियोसॉफिकल मैडम ब्लॉटवर्स्की द्वारा किया गया था, अमेरिका में। भारत में इसका विचार, भारत में इसको जो है वो कर्नल अलकाट, और फिर बाद में कर्नल अलकाट के बाद फिर है पहले कर्नाटक के अलकाट और उसके कर्नाटक में पहले अडियार में, है ना, दक्षिण में पहले अडियार, मद्रास के निकट अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का दफ्तर खोला, है ना, कर्नल अलकाट। और फिर बाद में उसके विचारों को और आगे बढ़ाई एनिवेशन के द्वारा बढ़ाया गया ना। ये तो थियोसॉफिकल भी होता है, ब्रह्म प्राच्य विद्या या ब्रह्म विद्या या आध्यात्मिक विद्या जो है वही इसी के अंतर्गत उसी को फैलाना था। अब मुस्लिमों में सुधारवादी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन, है ना।